बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुशनूर खालिद है। मैं लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस मोहम्मद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होता हूँ। आज की इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैं एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये उसकी कंटिन्यूटी में सेकंड लेक्चर है। तो अब इसके अंदर हम आगे की चीज़ों को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हम क्योंकि सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई चेन के अंदर इन्वेंट्री का क्या रोल है, क्यों इन्वेंट्री इतनी सिग्निफिकेंस रखती है हमारी सप्लाई चेन के अंदर। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन के, उसको पूरा करने के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है इन्वेंट्री का। फिर हमने डिस्कस की थी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड पहले हमने डिस्कस की कि इन्वेंट्री कौन कौन सी होती है। जस्ट लाइक रॉ मटेरियल भी होती है, वर्क इन प्रोसेस भी होती है, फिर उसके अंदर हमने फिनिश गुड भी होती है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग और ऑपरेटिंग इन्वेंट्री भी होती है। तो ये तमाम टाइप्स को हमने उसमें डिस्कस किया। फिर हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट को हमने डिस्कस किया। तो फिर हमने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को हमने डिस्कस किया। तो कॉस्ट को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। और फिर हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने मज़ीद क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो कि ट्रेस की जा सकती है। जस्ट लाइक मेरे पास एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर वो कॉस्ट जो कि मैं ट्रेस कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं एक यूनिट बनाने पे लेबर को कितने पैसे दिए, और उस पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर मेरा मटेरियल कितना लगा, ये मैं ट्रेस कर सकता हूँ। तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। फिक्स कॉस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी चेंज करते हैं तो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, और अगर ये चेंज नहीं होगी तो उसके लिए इसको हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट है। जस्ट लाइक जिस जगह पे मेरी जो फैसिलिटी है, जिस जगह पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उस जगह का रेंट पे करते हैं तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप वहाँ पे प्रोडक्शन कितनी करते हैं, वो आपको पे करना है। उस जगह पे प्रोडक्शन करने के लिए आपने 6 ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो कि मंथली वेजेस के ऊपर हैं। जिनको आप मंथली मंथली खैर वेजेस तो नहीं होती, मंथली सैलरीज होती हैं, तो वो मंथली सैलरीज पर है। तो वो हेल्पर भी हो सकते हैं, वो आपके खिलाएंगे तो लेबर ही, लेकिन वो हेल्पर हैं, या वो और कोई आपके पास वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो अब वो भी आपको पे करने ही करने हैं, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी से। तो ये वो कॉस्ट हैं जो कि वेरी नहीं करेंगी, ये फिक्स रहेंगी। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी ज़ीरो भी करते हैं तो भी पे करनी पड़ेंगी, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो भी उतनी ही रहेंगी, चेंज नहीं होगी। तो ये कॉस्ट का वो फैक्टर है जो कि फिक्स रहता है। इसके अपोजिट जो कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जस्ट लाइक कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट का वो फैक्टर होता है कि जो कि वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी वेरी करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो अमूमन हम फैक्टर लेते हैं वो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। मैं लेबर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि यार कि आप मुझे एक यूनिट बनाने के मिसाल के तौर पर $2 चार्ज करेगा। तो मैं जितने ही यूनिट्स बनाता जाऊँगा तो वो लेबर के चार्जेस मेरे बढ़ते जाएंगे, तो ये वेरिएबल है। जब और इसी तरीके से एक यूनिट के अंदर लगने वाला मटेरियल, उसकी अगर $3 कॉस्ट है, तो मैं जितनी यूनिट बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही मेरी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा ये कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, और कम करूंगा तो कॉस्ट कम होगी। तो ये क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही है, तो लिहाजा मैं इसको क्या कहूँगा, वेरिएबल कॉस्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर्ड होती है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए सप्लायर से। तो इसका ताल्लुक क्वांटिटी से नहीं होता कि हम क्वांटिटी कितनी ऑर्डर कर रहे हैं, इसका ताल्लुक होता है कि हम कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्रिपरेशन की कॉस्ट और प्लस उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब ऐड करके ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है। तो ये हमारी कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी ज़्यादा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे
उतनी ही ज़्यादा हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब कैसे रिड्यूस किया जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को? हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें एक ऑर्डर के अंदर, ताकि हमें कम ऑर्डर प्लेस करने पड़े, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, हमारी मिनिमाइज हो जाए। तो हम अगर ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो मुझे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी डिमांड तो ज़्यादा है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कम ऑलरेडी ऑर्डर करता हूँ, तो मैं बार बार ऑर्डर प्लेस करूँगा। अगर बार बार प्लेस करूँगा तो हर मतलब ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर कॉस्ट लगेगी, जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, तो वो मेरी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इसके अपोजिट एक और कॉस्ट होती है, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। अब इन्वेंट्री मैंने ऑर्डर की, सप्लायर ने वहाँ से डिस्पैच कर दी, डिस्पैच करने के बाद आके आप रखेंगे कहाँ उसको? रखेंगे अपने वेयर हाउसेस के अंदर। अब वेयर हाउसेस अगर आपने, आपके अपने नहीं है, आपने किसी लॉजिस्टिक कंपनी को दिया हुआ है, लॉजिस्टिक कंपनी का वेयर हाउस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लॉजिस्टिक कंपनी आपसे चार्ज करेगी उसको रखने की, वो पैसे चार्ज करेगी। वो पैसे जो कि उनको रखने के लिए हम देंगे लॉजिस्टिक कंपनी को, उसको आप होल्डिंग कॉस्ट कहेंगे। और अगर आपका वेयर हाउस अपना है, तो आपके अपने वेयर हाउस के कुछ ओवरहेड्स होंगे, कुछ वहाँ पे लेबर भी काम करती होगी, कुछ वहाँ पे मशीनरीज भी होंगी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही होगी, तो वहाँ पे रखने के भी उसके चार्जेस हैं, जो कि आपको इनडायरेक्टली पे करने पड़ रहे होंगे। तो दैट्स वाई कि आप इन्वेंट्री मंगा के अगर जितने टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखेंगे, तो ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है। तो ये कुछ कॉस्ट हैं। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक हमारे पास होता है प्रोडक्शन से, कि जब भी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमारी सेटअप कॉस्ट इंक्रीज होती है। और सेटअप कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब भी मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करते हुए जो मेरी कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड द सेटअप कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इस लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर। तो अब इसके अंदर जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी दो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टरी होती है, एक होल्डिंग कॉस्ट है और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये दोनों डेफिनेशन हमें ये बता रही हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ऑर्डर का साइज बढ़ा देता हूँ, तो ज़्यादा साइज बढ़ाऊंगा तो रखूंगा वेयर हाउस के अंदर, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी। और अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ऑर्डर का साइज कम करता हूँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे मेरे। तो ऑर्डर्स की तादाद बढ़ने की वजह से मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक मॉडल पढ़ा था, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल कहते हैं। तो इसकी कुछ एजम्पशंस थी, वो हमने पढ़ ली थी, जिसमें से इसने कहा था कि जी हमारे पास जो है, हमारे एजम्पशंस हम ज़रा देख लेते हैं इसकी, कि भाई हमारे पास डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए, लीड टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, रिप्लेनिशमेंट एक्सपेक्टेडनेस होनी चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये एक ऑर्डर डिसीजन बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर आप कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे। उससे ज़्यादा भी नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना। ज़्यादा करेंगे तो भी आपकी नुकसान है, कम करेंगे तो भी नुकसान है। कम करते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं। तो ये आपको एक्चुअल एक आपको एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ये आपको कैलकुलेट करके देता है कि आपकी टोटल जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है। जब भी आप ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो टोटल जो होल्डिंग कॉस्ट होती है और टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ये दोनों बराबर आ जाती हैं। ये झगड़ा इसका सॉल्व करा देता है। अब इसकी जो एजम्पशंस हैं, इस चलिए सारी बातें हम इसकी मान लेते हैं, हम डिमांड भी हम कांस्टेंट कर लेंगे, लीड टाइम भी हम कांस्टेंट कर लेंगे, लेकिन एक जगह पे ऑब्जेक्शन है। ये कहता है प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ये जो 4 नंबर पे लिख रहा है यहाँ पर, कि प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो प्राइस अगर कांस्टेंट रहेगी और क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अब जस्ट लाइक एक सिनेरियो है कि मैं अपने सप्लायर को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ कि जी आप मुझे 600 यूनिट का एक ऑर्डर भेज दें, और उसके अंदर जो प्राइस है वो $20 पर यूनिट है। तो सप्लायर आपको एक ऑफ़र दे देता है, कहता है कि जी आप एक काम ये करें कि आप 600 यूनिट ना ऑर्डर करें, आप 800 ऑर्डर कर दें, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, मैं आपको $19 का लगा दूंगा, मैं आपको एक यूनिट मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। अब ये जो इसकी जो एजम्पशन है कि प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट, यहाँ पे ये मॉडल फेल हो जाता है, क्योंकि ये एजम्पशन यहाँ पे इसकी पूरी नहीं हो रही। ये कहता है क्वांटिटी चाहे जितनी ज़्यादा हो या जितनी ज़्यादा कम हो,
प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस क्योंकि कांस्टेंट नहीं रह रही तो इस सिनेरियो में ईओक्यू मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए, इस सिचुएशन में किया क्या जाए। पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम नॉर्मल डिसीजन लेते कैसे हैं। जस्ट लाइक अगर दो कॉस्ट के फैक्टर इन कॉन्ट्रैक्टरी होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल बेनिफिट हमें क्या हो रहा है। जस्ट लाइक मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमें कोई चीज़ परचेज करनी हो अपने घर के लिए ना, तो दो शॉप्स हैं, एक हमारे घर के पास है और एक सदर के अंदर है, दूर है आपके घर से। तो एक जगह पे प्राइस कम है, एक जगह पे प्राइस ज़्यादा है। अगर आप अपने घर के पास से परचेज करते हैं तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, आपके घर का डिस्टेंस वहाँ से कम है। और अगर आप सदर जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस परचेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस आपका ज़्यादा है। तो अगर इस सिनेरियो में अगर हमें डिसीजन लेना हो तो हम कैसे लेते हैं। हमें डिसीजन हम ये देखते हैं कि यार घर से कितने की परचेजिंग कॉस्ट होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, दोनों को ऐड करके मुझे घर पे पहुंच के प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी। अगर सदर से परचेज करता हूँ तो वहाँ से कितने की परचेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों ऐड करके मुझे घर पहुंच के प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी। अगर आप ये देखते हैं कि घर पहुंच के प्रोडक्ट अगर मुझे अपने घर के पास से सस्ती पड़ रही है तो आप डिसीजन लेंगे कि भाई मुझे यहीं से ले लेना चाहिए। और अगर आप ये देखते हैं कि जी नहीं मुझे तो सदर से जाके लेने चाहिए, वहाँ से ख़रीदने में ज़्यादा मुझे बेनिफिट है, तो हो सकता है वहाँ से अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग रही हो कि आपको डिस्काउंट लेने में नुकसान हो, तो ये भी नहीं है कि डिस्काउंट लेने में हमेशा फ़ायदा हो। हमें ये देखना होता है कि डिस्काउंट लेने में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फ़ायदा होगा तो डिस्काउंट लेंगे, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं लेंगे हम। तो हमें ये डिसीजन लेना है। तो इस डिसीजन को लेने के लिए हमें बिहाइंड इसकी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमें ये डिसीजन लेने के लिए इसके लिए कोई मॉडल हमारे पास होना चाहिए जो कि हमें ये बताए कि हमें सप्लायर की बात माननी चाहिए जो वो डिस्काउंट दे रहा है या नहीं माननी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी हम बात मान लें और ज़्यादा ऑर्डर कर दें तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारे पास वो महंगा पड़ जाए। और अगर हम उसकी बात नहीं मानते और अगर हम कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो जो हमें बेनिफिट डिस्काउंट की वजह से मिल रहा था वो बेनिफिट ना लेने की वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये एक फैक्टर हैं, दो फैक्टर कि यहाँ पे दो फैक्टर दोबारा जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक परचेज कॉस्ट। क्योंकि अगर डिस्काउंट लेते हैं तो परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस कम हो रही है मेरी। और अगर डिस्काउंट नहीं लेते तो अगर डिस्काउंट ले लेते हैं तो परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन साथ में होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करो तो मैं डिस्काउंट दूंगा आपको, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज नहीं करता तो फिर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब ये डिसीजन मुझे लेना है कि डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये तो बेसिक ईओक्यू मॉडल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ज़रा बात करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। ये हमें क्या है, इसका एडवांस वर्जन है, एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये एक एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं आप इसको। एक अजम्पशन को ये रिलैक्स करता है कि डिस्काउंट अलाउ नहीं है, ये डिस्काउंटेड क्वांटिटी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, गिव ऑर्डरिंग डिसीजन अलॉन्ग विद प्राइस। हम बेसिक यूटिलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि हमें इतना ऑर्डर करना चाहिए प्राइस को इग्नोर करते हुए, बट क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल हमें ये बताता है कि कितना ऑर्डर करना चाहिए और कौन सी प्राइस पे करना चाहिए। ये हमें दो डिसीजन बताएगा कि अगर आपको सप्लायर मिसाल के तौर पे 3 प्राइस दे रहा है तो उस कौन सी प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी चाहिए। ये दोनों डिसीजन जो है हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल जो है ये हमें बता रहा होता है। तो जरा देखते हैं कि ये होता कैसे है। अब जस्ट लाइक एक सिनेरियो है कि एक कंपनी है, अच्छा ये बताएगा ये भी परचेज डिसीजन है क्योंकि ये भी हम वो बात सिर्फ परचेजिंग की हम कर रहे हैं, ये अभी उस इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही जो कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ये उस इन्वेंट्री की बात हो रही है जो कि परचेज की जाती है। जस्ट लाइक आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जस्ट लाइक आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करते हैं, जस्ट लाइक आप एमआरओ इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो उस तमाम टाइप्स की इन्वेंट्री के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। बट जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है जो कि आप अपनी फैसिलिटी के ऊपर बनाते हैं उसके ऊपर ये मॉडल अप्लाई नहीं होता। तो ये अभी भी इसकी एक लिमिटेशन है, तो उसके ऊपर हम दूसरा मॉडल अभी आगे करके डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी इन्वेंट्री हो जो कि हम खुद बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वो अभी हम आगे करके डिस्कस करते हैं।
अभी सिनेरियो ये है कि कंपनी है जो कि परचेज कर रही है कंपोनेंट की सप्लायर से, जो कि क्वांटिटी डिस्काउंट देता है। सप्लाई चेन मैनेजर जो है वो ये जानना चाह रहा है कि मैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मेरी, कि मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी क्या हो जाए, मेरी मिनिमाइज हो जाए। ठीक है जी। और वो ये कह रहा है कि जो कंपोनेंट मैं ऑर्डर करता हूँ उसकी जो मेरी जो कॉस्ट है, जो मेरी वो 1000 यूनिट्स है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 20 यूनिट है, और जो होल्डिंग रेट है वो 25% है। यानी कि मैंने इसकी जो डिमांड है जो कि फोरकास्ट की हुई है वो मेरी 1000 यूनिट्स है, और जब ऑर्डर किया जाता है तो ऑर्डर करने पे जो कॉस्ट आती है वो हमारे पास $20 पर ऑर्डर होती है, और जो होल्डिंग कॉस्ट होती है मेरी होल्डिंग रेट है वो 25% है। यानी कि $20 का 25% हमारा होल्डिंग कॉस्ट होगी यहाँ पे। और प्राइस स्केड्यूल वो नीचे दे रहे हैं। प्राइस स्केड्यूल क्या कह रहा है कि वो ये कहता है कि अगर मेरी तीन प्राइजेस हैं, एक $5 है, एक $4.5 है, और एक $4 है, सप्लायर ये कह रहा है। अब ये प्राइजेस किस लिए आते हैं, वो कहता है कि एक से लेकर अगर 200 यूनिट तक परचेज करोगे तो मैं आपको एक यूनिट दूंगा $5 का, 201 पर से लेकर 500 यूनिट तक परचेज करोगे तो मैं आपको एक यूनिट दूंगा 4.5 का, यानी कि $0.5 का मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर 501 यूनिट्स या उससे ऊपर फिर जितना भी अगर आप परचेज करते हैं तो मैं 0.5 का मजीद डिस्काउंट दे दूंगा, और आप और जो है आप इसके ऊपर $4 का, यानी कि मिनिमम प्राइस लेवल कितना है मेरा, $4 है। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए और कितनी प्राइस के ऊपर जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए। तो अब अगर बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। अब इसका प्रोसीजर कुछ ऐसे होगा कि इसके अंदर हमने लिखा हुआ है स्टेप 1, क्योंकि हमारे पास प्राइस कितनी है, 3, और हमें सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है हर प्राइस के ऊपर। वो स्टार्ट किस पे करना है, लोएस्ट प्राइस से। तो हम जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि हमारे पास जो बेसिक ईओक्यू का फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 2RS डिवाइड बाई KC। 2RS यानी कि 2, यहाँ पे R का मतलब डिमांड है, S का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और K का मतलब होल्डिंग रेट है, और C का मतलब यूनिट कॉस्ट है। तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर देते तो हमारे पास ईओक्यू वैल्यू आ जाती है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे किया हुआ ये है कि पहले हमने ईओक्यू फाइंड किया है, यानी कि हमने प्राइस कितनी रखी है 4, और ये कह रहा है 200 यूनिट्स, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 200। इससे फिर बड़ी प्राइस कितनी थी 4.5, और यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल ली, वो कह रहा है कि आप 189 यूनिट्स ऑर्डर करें। और यहाँ पे फिर हमने तीसरी प्राइस के ऊपर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली, तो वही कह रहा है कि आप 179 यूनिट्स ऑर्डर करें। यानी कि क्योंकि जो होल्डिंग कॉस्ट थी वो परसेंटेज के ऊपर थी, तो हर मरतबा प्राइस चेंज करने के ऊपर जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है। अब यहाँ पे बात ये है कि सबसे पहले कम पे हमने निकाला, यानी कि सबसे कम प्राइस कितनी थी हमारे पास, $4, जो कि सप्लायर दे रहा था हमें। अब उसके ऊपर ईओक्यू ये कह रहा है कि आप कितना ऑर्डर करें, 200 यूनिट्स, और आगे मैंने लिख दिया है नॉट फिजिबल, कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सप्लायर ने जो प्राइस स्केड्यूल दिया था वो ये कहता है कि $4 का प्राइस मैं आपको जब दूंगा जब आप मुझे कम से कम 501 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि 200 करो, और सप्लायर कह रहा है कि ये प्राइस मैं आपको कम से कम 501 यूनिट्स पे मैं आपको दूंगा। तो 200 यूनिट्स पे 4 का प्राइस फिजिबल ही नहीं है, तो ये इसका नॉट फिजिबल। अब अगर हम बात करते हैं इससे थोड़ी, अगर ये यहाँ पे फिजिबल आ जाता सबसे लो प्राइस के ऊपर, तो ये हमारा आंसर होता, क्योंकि सबसे लो प्राइस पे अगर हमें फिजिबिलिटी मिल जाती है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। तो अगर इससे बड़ी प्राइस कितनी है जी, वो 4.5 है। तो 4.5 है, इसके ऊपर वो कह रहा है कि 189 यूनिट्स ऑर्डर करें, ये भी नॉट फिजिबल है। क्यों, क्योंकि सप्लायर कह रहा है कि 4.5 के लिए
आपको मिनिमम 201 यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे और ये कह रहा है कि 189 ऑर्डर करो। अप्लाई हो ही नहीं सकता, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो सकता, तो नॉट फिजिबल। फिजिबिलिटी हमें कहाँ पे मिल रही है? 5.0 पे, क्योंकि इस ये कह रहा है कि 179 यूनिट्स ऑर्डर करें आप, ये ऑर्डर प्लेस हो सकता है क्योंकि $5 का जो प्राइस था वो 1 से लेके 200 तक की इसकी क्वांटिटी थी। तो अब पहले स्टेप के अंदर हम करते हैं कि जितनी प्राइसेस हमें गिवन होती हैं सबसे लो प्राइस से स्टार्ट करते हैं और सबसे हाई प्राइस तक हम यूक्यूज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है हमें समझने का, कि अगर ये यहाँ पे हमें फिजिबल मिल जाता तो हम क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें फिजिबिलिटी नहीं मिली, हम सेकंड पे हम मूव करेंगे। अब हम सेकंड पे जाएंगे, ठीक है, तो अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। अब जो है आपने क्या करना है, जो आपने निकालना है कि टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट ऑन फिजिबल क्वांटिटी एंड लोएस्ट प्राइस ब्रेकअप, ठीक है जी। टीआईसी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। मैं एक मरतबा यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला शो कर देता हूँ कि क्या इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास टीआईसी का फॉर्मूला है। टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट बराबर होता है एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। इसके अंदर ये हमारे पास आर मल्टीप्लाई बाई सी एनुअल परचेज कॉस्ट के बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई के सी ये हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होता है, और आर डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई एस जो है ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों के यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, यही फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे दोबारा से और हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं दोबारा। तो हमने पहले टीआईसी निकालना है, इसके अंदर हम क्वांटिटी रखेंगे फिजिबल वाली, जो कि हमारी पिछली साइड के ऊपर फिजिबल आई है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी। और ये किस प्राइस पे आई थी? ये $5 पे आई थी। तो सबसे पहले हमने टीआईसी निकालना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है जो कि फिजिबल आई थी, और प्राइस कितनी रखनी है जो जिस प्राइस के ऊपर फिजिबल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड हुई आर मल्टीप्लाई बाई सी है, तो डिमांड आर हमारे पास 1000 थी, सी हमने 5 रख दिया, 179 डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये हमारे पास $5 जो है ये एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, और कुल मिला के हमारे पास जो है ये हमारे पास टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई 5223.61, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्योंकि ये $5 से नीचे कोई प्राइस थी हमारे पास, जी बिल्कुल थी, $5 से नीचे हमारे पास दो प्राइस है। अब प्राइस कितनी रखेंगे? 4.5, ठीक है, 4.5। और क्वांटिटी कितनी रखेंगे? हमें 4.5 का प्राइस देने के लिए सप्लायर को कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? तो सप्लायर को हमें 4.5 का प्राइस देने के लिए मिनिमम 201 यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो हम क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे 201, हम ये वाली क्वांटिटी नहीं रखेंगे 189, क्योंकि ये नॉट फिजिबल है, ये तो सप्लायर आपसे ऑर्डर लेगा ही नहीं। तो ये हम क्योंकि नॉट फिजिबल है तो इसको हम कभी भी कॉस्ट नहीं निकालेंगे, हम उस पर कॉस्ट निकालेंगे जो ऑर्डर प्लेस हो सकता है। तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मिनिमम 4.5 के लिए? वो कहता है कि भाई 201 पे मैं आपको 4.5 का रेट मैं आप दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर क्वांटिटी रखूंगा 201 और प्राइस रखूंगा पर यूनिट 4.5, और इस तरीके से 4500 मेरे पास परचेज कॉस्ट आ गई, 133.06 मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई, 99.50 मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, और तीनों को ऐड करने के बाद ये मेरे पास टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब क्या 4.5 से भी नीचे कोई कॉस्ट है? जी बिल्कुल है भाई, 4.0 की भी कॉस्ट है। अब हम प्राइस कितनी रखेंगे? 4.0। और क्वांटिटी कितनी रखेंगे? जी जी 501, क्योंकि मिनिमम मुझे कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 501। मैं ये क्वांटिटी कभी भी नहीं रखूंगा क्योंकि ये नॉट फिजिबल है, ठीक है। क्योंकि नॉट फिजिबल के ऊपर तो हम डिसीजन ही नहीं ले सकते, क्योंकि जब वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा तो उसका हम डिसीजन नहीं ले सकते हम। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रखी हुई है? 501, और हमने प्राइस कितनी रखी है? $4। इसी तरीके से हमारे पास एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी आ गई? 4000। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई 250, और यहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग आ गई जो 39.92। अब यहाँ पर पहली बात कि हम ये बात समझते आए हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कि अगर हम वो क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं जो कि ईओक्यू के फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई है, तो उस क्वांटिटी के ऊपर टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर आती है। अब हमने जो पहली कॉस्ट निकाली ये हमने फिजिबल क्वांटिटी से निकाली थी, यह 179 मैंने वो क्वांटिटी रखी थी जो कि इस फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आ रही है, ठीक है, और ये तीनों को सम करके आ रही है।
ठीक है जी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने 4.5 के ऊपर जो क्वांटिटी फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई थी वो 189 थी, लेकिन हमने कॉस्ट कितने में निकाली है 201 के ऊपर। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि क्वांटिटी आप यूक्यू से ज़्यादा रख रहे हैं और ऑर्डरिंग कम हो गई। यहाँ पे तीनों को ऐड करके ये कॉस्ट आ गई। यहाँ पे जो है वो तीनों को, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि $4 पे ईओक्यू कह रहा था कि आपने कितना ऑर्डर करना है 200, लेकिन हम कर कितना रहे हैं, हम 501 का ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 250 होल्डिंग कॉस्ट है और 39.92 जो है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और कुल मिला के हमारी कॉस्ट आ रही है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं जस्ट लाइक के, अब तीनों कॉस्ट के फैक्टर को ऐड करके भाई होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, तो लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम थी, डिस्काउंट लेने के बाद मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे कम थी। अब मेरे, लेकिन मेरे ओवरऑल बेनिफिट मुझे कहाँ पे हो रहा है जी, ओवरऑल बेनिफिट मुझे यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 501 के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो मेरे पास सबसे कम आ रही है। तो वी कंपेयर ऑल द कॉस्ट, जब हम कंपेयर करते हैं सारी कॉस्ट को तो हमें ये नज़र आया कि जी जो 501 के ऊपर जो आपने कॉस्ट निकाली है, जहाँ पे आपने प्राइस 4 रखी हुई थी, वहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो रही है, यानी कि टोटल कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट का इम्पैक्ट ज़्यादा आया। तो डिस्काउंट लेने में यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है, अगर डिस्काउंट नहीं लेते तो यहाँ पे आपके लिए नुकसान है। तो वी फाउंड लो कॉस्ट, तो इसका हमारे पास आंसर क्या निकला कि हमारे पास ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 501 यूनिट, और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए $4 के ऊपर। ये हमारी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसके ऊपर एक सिनेरियो और भी समझना है हमें यहाँ पर कि यहाँ पे हमारे पास इत्तेफाकन हुआ ये है कि फिजिबल क्वांटिटी हमारे पास सबसे लो प्राइस के ऊपर आई है। अगर सबसे हाई प्राइस के ऊपर जाकर आइए, सबसे लो प्राइस पे अगर हमें फिजिबिलिटी मिल जाती है तो क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर जाते हैं, हम स्टेप 2 पे जाते ही नहीं। क्योंकि अगर सबसे लो प्राइस पे अगर सप्लायर आपसे ऑर्डर लेने के लिए तैयार है तो फिर हम बाकी प्राइस के ऊपर क्यों जाएंगे। अगर ये फिजिबल आता इस प्राइस के ऊपर फिजिबल आता, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर कभी भी नहीं निकालते, क्योंकि सप्लायर, सॉरी, इस प्राइस के ऊपर कभी भी ना निकालते, हम इस प्राइस के ऊपर निकालते और इस प्राइस के ऊपर निकालते। ठीक है, क्योंकि सप्लायर हमसे 4.5 के ऊपर अगर ऑर्डर लेने के लिए तैयार है तो हम 5.0 पे हम क्यों ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम जो है 5.0 पे ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें 4.0 पे ज़्यादा बेनिफिट है या 4.5 पे ज़्यादा बेनिफिट है। हम कंपैरिजन करते हैं कि फिजिबल से नीचे जितनी प्राइस है, फिजिबल से ऊपर कभी भी नहीं जाते हैं। तो फिजिबल पे निकालना है और फिजिबल से नीचे वाली प्राइस पर हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल ली। इस रोटेशन में इत्तेफाकन हुआ ये कि फिजिबल जो क्वांटिटी आई है वो सबसे हाई प्राइस के ऊपर जाके आई है, तो हमें सारी कॉस्ट, सारी हमें प्राइसेस के ऊपर हमें टीआईसी हमें निकालना पड़ गया। अगर ये सबसे लो प्राइस पे फिजिबल आया जाता है तो हमारा ये आंसर बन जाता, और अगर ये बीच वाली प्राइस के ऊपर आता तो 4.5 पे आता तो हम 4.5 पे टीआईसी निकालते और 4.0 पे निकालते, फिर हम 5 पे कभी ना निकालते। इसकी लॉजिक ये है कि अगर सप्लायर मुझसे 4.0 4.5 पे ऑर्डर लेने के लिए तैयार है तो मैं 5.0 पे ऑर्डर प्लेस क्यों करूंगा मैं। ठीक है, तो ये इसकी लॉजिक है। ये इस तरीके से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि आया जो सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है उस डिस्काउंट लेने के अंदर आपका बेनिफिट है या नहीं है। तो ये हमारे पास दो मॉडल होते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से है ये बिल्कुल। और हमें बेसिक यूक्यू को ये हम थोड़ा सा मजीद स्टेप्स के अंदर ले आके हम ये एनालाइज करते हैं कि हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी हमें यही बताता है आपका कि आपका ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, यानी कि ये हमें परचेज डिसीजन बता रहा है कितना ऑर्डर करना है। अब चलो जी, ये हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि ये मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। ये जो डिसीजन हुआ ना हमारा, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल हमने मंगा लिया और ये अपने एक वेयर हाउस में रख लिया जिसकी कॉस्ट मेरी ये आ गई। अब इसके बाद रॉ मटेरियल से मैं करूँगा क्या, ऑपरेशंस करूँगा मैं, और मैं यहाँ पर ऑपरेशंस करने के बाद मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि मैं कस्टमर को सेल करता हूँ, जिसको मैं फिनिश गुड कहूँगा। अब वो फिनिश गुड बनेगी और वो भी जाके किसी न किसी वेयर हाउस के अंदर होल्ड होगी, तो उस वो भी तो इन्वेंट्री है ना, उसकी भी तो होल्डिंग कॉस्ट होगी। तो उस कॉस्ट को मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँगा, तो इसके लिए भी हमारे पास कोई भी मॉडल होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल मॉडल ऐसा भी होना चाहिए जो कि उस इन्वेंट्री की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करे जो कि आपने ख़रीदनी नहीं है, जो कि आपने खुद बनानी है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है
कौन सा होता है, इसके लिए हमारे पास होता है EMQ मॉडल, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मॉडल कहलाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑर्डरिंग डिसीजन की नहीं, इसके अंदर हम बात करेंगे हम परचेज डिसीजंस की, सॉरी प्रोडक्शन डिसीजंस की। ये हमें बात करेगा कि आपने अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे कितना प्रोड्यूस करना है, ये हमें बताएगा। और ये हमें बताता है कि आपका एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन बैच साइज कितना होगा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट रिप्लेस हो जाती है सेटअप कॉस्ट से, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर तो कर नहीं रहे, यहाँ पे हम खुद बना रहे हैं, तो खुद बनाएंगे तो ऑर्डर कॉस्ट तो आएगी नहीं। यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी सेटअप कॉस्ट, क्योंकि जब भी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो आपकी सेटअप कॉस्ट स्टार्ट करने के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सेटअप कॉस्ट से हमारी क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये होता किस तरीके से है और किस तरीके से हम ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब एक सिचुएशन है हमारे पास कि भी एक कंपनी है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक कंपोनेंट है जो कि इंटरनली अपनी फैसिलिटी पे बनाती है। सप्लाई चेन मैनेजर ये जानना चाह रहा है कि एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मेरे प्रोडक्शन फ्लोर पे कितनी होनी चाहिए कि मेरी जो टोटल जो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट है उस इन्वेंट्री की जो कि मैं बना रहा हूँ वो मेरी ऑप्टिमाइज हो जाए। अब ये हमें डेटा दे रहा है, ये कह रहा है कि डेली प्रोडक्शन रेट मेरा 200 यूनिट्स है, यानी कि जिस फैसिलिटी के ऊपर जिस प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर आप ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी ये है कि वो एक दिन के अंदर 200 यूनिट्स बना सकता है। एनुअल डिमांड जो कि आप बना रहे हैं, जो भी आप कंपोनेंट आप बना रहे हैं उसकी 18,000 यूनिट्स है एनुअल, यानी कि पूरे साल। सेटअप कॉस्ट $100 पर सेटअप है, यानी कि जब भी आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, रोक के दोबारा स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम आपके ऊपर जो सेटअप कॉस्ट आती है $100 की आएगी। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया आपने, $100 की सेटअप कॉस्ट आई, रोक का आपने फिर दोबारा स्टार्ट किया तो फिर दोबारा आएगी। तो जितनी मतलब प्रोसेस को रोक के दोबारा स्टार्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर सेटअप कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो और जो होल्डिंग रेट है वो 25% बोल रहा है हमें कि भाई होल्डिंग रेट है 25%। अब मैनेजर ने ये जाना हुआ है कि जो हम कंपोनेंट बनाते हैं वो हमें पड़ता है $120 का, जिसके अंदर लेबर मटेरियल ओवरहेड सब मिला के वो हमें पड़ता है मशीन के ऊपर $120 का। ठीक है जी। 360 डेज है पूरे साल के अंदर। 360 डेज की लॉजिक मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि 360 डेज की लॉजिक ये होती है कि क्योंकि अमूमन हम ये कहते हैं कि पूरे साल में जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं। 360 डेज जो है वो अमूमन प्रोडक्शन वाले 360 डेज को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि तकरीबन हर महीना 30 डेज का होता है, वो साल में 12 महीने होते हैं, और हर महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। इससे बेनिफिट हमें क्या होता है, इससे बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें हर महीना जो है वो इक्वल डेज का मिल जाता है, तो हमें प्लानिंग करने में आसानी होती है। ठीक है। तो साल में 12 महीने हैं, हर महीना अगर 30 दिन का है तो साल में दिन बनेंगे 360। ठीक है। तो ये कह रहा है कि पूरे साल प्लान चल रहा है, 360 दिन हमारे हैं पूरे साल के अंदर। ठीक है। अब इस सिनेरियो को हमने निकालना है, सॉल्व करना है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसमें, हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन बेस या इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी या इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। अब प्रोडक्शन बैच क्या होता है, यानी कि जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो एक प्रोडक्शन बैच के अंदर जब मैं चलाता हूँ उसको मैं रोकता हूँ तो एक प्रोडक्शन बैच मेरा बन जाता है। फिर हम अमूमन मेडिसिन के ऊपर आपने बैच नंबर लिखा हुआ देखा होगा, तो वो बैच नंबर आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन से बैच के अंदर ये यूनिट बना था। तो एक प्रोडक्शन बैच जो चलता है वो कितनी यूनिट्स का बनेगा, ये कहलाता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन बैच साइज। हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, आपके वेयर हाउस के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितनी जाएगी ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर। लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड कितना होगा हमारा, लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं, आगे करके सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जी। सबसे पहले हमारी क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या हमें क्या निकालना है, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी निकालनी है। तो उसका हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे 2RS डिवाइड बाई के सी होल मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन पी माइनस डी। यहाँ पे आर क्या होता है, रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड, पर ईयर डिमांड। एस क्या है, सेटअप कॉस्ट। के क्या होता है, होल्डिंग रेट। ये सारी चीज़ें हम बेसिक ईओक्यू के फॉर्मूले में भी हम देख चुके हैं। और सी क्या होता है, यूनिट कॉस्ट, जो कि आप अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे बना रहे हैं। यहाँ पे सी का मतलब
यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। ईओक्यू के अंदर सी का मतलब परचेज कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट की परचेजिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है। पी का मतलब प्रोडक्शन रेट है कि आप एक दिन के अंदर कितने मैक्सिमम यूनिट बनाते हैं, और डी का मतलब यहाँ पे डेली डिमांड, यानी कि एक दिन की डिमांड। तो डी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 18,000 यूनिट्स पूरे साल की डिमांड है, और पूरे साल में दिन कितने हैं, 360, तो मेरे पास 50 यूनिट पर डे की डिमांड है पूरे साल में, ठीक है। बाकी अब मेरे पास तमाम जो है मेरे पास डेटा मौजूद है, तो मैंने तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी हैं, और मेरे पास इस पूरी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो 400 यूनिट्स आता है। मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे, हमें बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, हम सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं, हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन ये हुआ कि जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन बैच स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के 400 यूनिट बाद आपने प्रोडक्शन बैच को रोक देना है, और आपका वन प्रोडक्शन बैच साइज बनेगा 400 यूनिट का। इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे नहीं इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर आप इससे कम बनाते हैं 18,000 से, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन बैच चलाने पड़ जाएंगे, और जब भी आप प्रोडक्शन बैच चलाते हैं तो आपके पास सेटअप कॉस्ट लगती है। तो अगर आप 400 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन बैच 400 यूनिट से ज़्यादा का प्रोडक्शन बैच चलाते हैं, तो आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन है कि एक प्रोडक्शन बैच साइज जो बनेगा वो 400 यूनिट का बनेगा। ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी निकल आया, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी कह लें इसको, ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी कह लें, या वन ऑप्टिमम प्रोडक्शन बैच साइज भी हम इसको कहते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ठीक है। बट इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी कि आपने एक जब भी आप मशीन स्टार्ट करेंगे, उस स्टार्ट हो जाने के बाद 400 यूनिट बनाने के बाद आपने मशीन को रोक देना है, ठीक है। इससे पहले भी नहीं रोकना, इससे बाद में नहीं रोकना। अब हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब मसला ये है कि इन्वेंट्री बन रही है और साथ साथ में कंज्यूम भी हो रही है, साथ साथ में कंज्यूम भी हो रही है। तो हमारे पास उस कंजम्पशन की वजह से हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री उतनी नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम जाएगी कितनी, तो मैक्सिमम हमारी जाएगी, ये हमारे पास फॉर्मूला है क्यू मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंटू 1 माइनस डी अपॉन पी। डी का मतलब डेली डिमांड और पी का मतलब प्रोडक्शन रेट। हमने जब वैल्यूज पुट की इसके अंदर, क्यू हमने निकाल लिया था पीछे साइड में यहाँ पर, ठीक है। डी भी हमने निकाल लिया था, 50 यहाँ से आ गया, और पी हमें गिवन था डेटा के अंदर कि 200 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं एक दिन के अंदर। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो आंसर आ रहा है 300 यूनिट। इस 300 यूनिट्स को मैं अभी आगे करके वेरीफाई भी करके बताता हूँ कि ये क्यों होगा 300 यूनिट, ठीक है। कि जब हम यानी कि एक प्रोडक्शन बैच अगर 400 यूनिट का चलाते हैं और एक दिन की डिमांड अगर 50 यूनिट है, तो मैक्सिमम जो वेयर हाउस में हमारे पास डिमांड जाएगी, वो मैक्सिमम जो वेयर हाउस में हमारे पास इन्वेंट्री जाएगी वो 300 यूनिट्स की जाएगी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, कॉस्ट। अब टीआईसी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर है एपीसी, एएससी और एएससी। एपीसी का मतलब एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे परचेज कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये परचेज नहीं कर रही है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा यहाँ पे, या यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम लिख सकते हैं। एएससी का मतलब वही होल्डिंग कॉस्ट, और एएससी का मतलब एनुअल सेटअप कॉस्ट, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट सेटअप कॉस्ट से रिप्लेस हो गई है यहाँ पे। फॉर्मूला वही है, आर मल्टीप्लाई बाय सी एनुअल पर प्रोडक्ट कॉस्ट का। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा बस चेंज हो गया कि क्यू की जगह क्यू एम आ गया, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारी जितनी जाएगी होल्डिंग कॉस्ट में हम उसी पर अप्लाई करेंगे, तो क्यू एम के ऊपर हम होल्डिंग कॉस्ट लगाएंगे। एनुअल सेटअप कॉस्ट वही आर डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय एस। जी फॉर्मूलास में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 120, तो इसी तरीके से 216,000 ये प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। 4500 जो है हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई, और 4500 ही हमारे पास एनुअल सेटअप कॉस्ट आ गई। ये दोनों हमारे पास बैलेंस आने चाहिए जब भी हम उस क्वांटिटी पे कॉस्ट निकालते हैं जो कि फार्मूला से ड्राइव होकर आएगी, ठीक है। तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी बनेगी 216,000 एस्टिमेटेड, अगर हम एक प्रोडक्शन में कितनी यूनिट का बनाते हैं, 400 यूनिट्स का। और इसने भी यही काम किया है कि होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट को ये बैलेंस करता है। तो क्या करता है भाई इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मॉडल, ये करता ये है कि सेटअप कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को बैलेंस करता है। ये जिसका जो झगड़ा है वो सॉल्व कर लाता है, वो बताता है हमें कि एक प्रोडक्शन बैच के अंदर कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं। अब चलिए अब क्या बनाते हैं, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड। आप एक प्रोडक्शन बैच हमने बनाना है, कितने कितने यूनिट्स का है, 400 यूनिट्स का एक प्रोडक्शन बैच हमने बनाना है। और हम एक दिन में बना कितने सकते हैं, वो डेटा में कह रहा था प्रोडक्शन रेट है 200 का।
अगर हम डेटा पे वापस आते हैं तो वही कहता है कि एक प्रोडक्शन दिन के अंदर आप 200 यूनिट बना सकते हैं, और हमने बनाने कितने हैं 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 400 यूनिट बनाने में 2 दिन लग जाएंगे। EM2 डिवाइड बाई पी, तो लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड कितने दिन का होगा हमारा, 2 दिन का होगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक सबको समझते हैं कि जी हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो आया था वो हमारे पास 300 क्यों आया था। अब क्योंकि लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड जो है वो है 2 दिन। पहले दिन कितने यूनिट बनेंगे 200, और 200 में से 50 इस्तेमाल हो जाएंगे क्योंकि 50 की डिमांड है हमारे पास एक दिन की, और 150 बचेंगे, 150 चले जाएंगे वेयर हाउस के अंदर। दूसरे दिन भी 200 यूनिट बनेंगे जिसमें से 50 इस्तेमाल हो जाएंगे, 150 मजीद चले जाएंगे वेयर हाउस के अंदर, और प्रोडक्शन बैच स्टॉप हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो उस 2 दिन के बाद जब प्रोडक्शन बैच स्टार्ट होगा तो वेयर हाउस में कितने यूनिट पड़े होंगे, 300 से ऊपर नहीं जाएंगे। 100 इस्तेमाल कर लिया आपने 2 दिन में, जो आपने 400 बनाए थे उसमें से 100 आपने 2 दिन में इस्तेमाल भी कर लिए, तो वेयर हाउस के अंदर मैक्सिमम डिमांड कितनी जाएगी, 300 यूनिट्स तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 दिन लगेंगे एक प्रोडक्शन रन को कंप्लीट करने में, और ऐसा होता है एक प्रोडक्शन बैच एक दिन से ज़्यादा के दिन कम चलाते हैं, अमूमन इंडस्ट्रीज में ऐसा होता भी है। ठीक है जी। लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल EMQ डिवाइड बाई डी। इसका मतलब कि EMQ को हम डी से डिवाइड कर देते हैं। EMQ कितना आया 400, और डी क्या था डेली डिमांड, वो जो कि कितनी थी 58 डेज। इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो आप 500 यूनिट बनाएंगे एक प्रोडक्शन बैच के अंदर, वो 8 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। 8 दिन के अंदर, यानी कि आपका लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल 8 दिन का है, यानी कि जो आप इन्वेंट्री बना रहे हैं एक प्रोडक्शन बैच चलाकर वो 8 दिन के अंदर इस्तेमाल होगी। ठीक है। और रेट ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप 150 यूनिट, जैसे कि मैंने बताया कि पहले दिन कितने बनाएंगे 200, और इसमें से 50 इस्तेमाल हो जाएंगे तो 150 यूनिट आपका इन्वेंट्री में इजाफा होगा पहले दिन। दूसरे दिन भी 150 यूनिट इजाफा होगा। इसी तरीके से 300 यूनिट जो है वो मैक्सिमम आपके बचेंगे आपके वेयर हाउस के अंदर। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री 300 यूनिट्स तक जाएगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ इन्वेंट्री साइकिल्स कितने होंगे जी, नंबर ऑफ इन्वेंट्री साइकिल्स 300 को अगर आप, आपके पास 360 डेज हैं टोटल, और आप आपका इन्वेंट्री जो साइकिल है वो 8 डेज तक चलता है, तो आप 360 को डिवाइड कर दें 8 से तो 45 साइकिल्स आ गए। या अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास टोटल डिमांड कितनी थी आर, वो 18,000 थी, और एक प्रोडक्शन बैच में 400 यूनिट चला रहा हूँ, तो मेरे पास 45 सेटअप बनेंगे। इन दोनों से अगर आप निकालें तो ये आंसर हमेशा दोनों सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 प्रोडक्शन रन चलाने पड़ेंगे आपको पूरे साल के अंदर 18,000 की डिमांड को पूरा करने के लिए। 45 प्रोडक्शन रन आपको चलाने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये आपके पास रेट ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप है, और ये आपका QM लेवल आ गया। इसके ऊपर ये आपने प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये साथ के साथ मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आ गया, और इन्वेंट्री डिप्लीट एट द रेट डी। ठीक है। ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है। और ये आपके पास टोटल जो है टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आप देख लें, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक जो कि हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए जी, अब बात सारी ये है कि बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है इन्वेंट्री का सप्लाई चेन में। इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है, आपके पास डिमांड है, तो आप लॉस सेल्स कर जाते हैं, या तो बैकलॉग आ जाता है या सेल्स भी लॉस कर जाते हैं, या इसके अपोजिट ले लेते हैं कि डिमांड कम है इन्वेंट्री रखी हुई है आपने, तो पहली तो बात ये जहाँ रखी हुई है वहाँ पर रखने की कॉस्ट है, उसको होल्डिंग कॉस्ट। दूसरा रिस्क फैक्टर है, वो पड़े पड़े एक्सपायर हो सकती है, पड़े पड़े ख़राब हो सकती है, या उसकी डिमांड मज़ीद ख़त्म हो सकती है। हो सकता है फैशन चेंज हो जाए, हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, हो सकता है कॉम्पिटिटर कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आए मार्केट के अंदर, कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन ले आए मार्केट में कि जिसकी वजह से वो रखी हुई प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाए। तो पॉसिबल है ऐसा, तो ये हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। इन्वेंट्री डिसीजन बड़ा क्रिटिकल ये डिसीजन होता है हमारा। अगर ये डिसीजन हमारा गलत हो जाए तो हम बहुत बड़े लॉस की तरफ हम जा सकते हैं। तो इन्वेंट्री जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब इन्वेंट्री बनाने के लिए हम जो अब जो अगला जो इंशाल्लाह जो मेरा लेक्चर आएगा वो होगा कैपेसिटी के ऊपर, कि कैपेसिटी किस तरीके से हम डिमांड के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि कैपेसिटी किस तरीके से होती है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मेरा मेंशन था वीडियो पे, तो ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, या आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।